गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी भाग से लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन क्या होते हैं। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाती है। यानी कि कोई भी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी तथा मूल्यवान हो वह संसाधन कहलाता है। अब आता है ये तथा संसाधन। अब है विकास। विकास संसाधनों को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है वो संसाधनों का विकास कहा जाता है। जैसे संसाधनों के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ उचित तकनीक का होना भी आवश्यक है। उचित तकनीक के बिना संसाधनों का विकास संभव नहीं है। अब संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है आदि। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए मानव को निर्मित संसाधनों का होना भी आवश्यक है। इन संसाधनों को दो वर्गों में आगे हम बांटेंगे, जैविक और अजैविक। इनके जो भंडार हैं प्राकृतिक संसाधनों के वे भी सीमित होते हैं बेटा। अब मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे तकनीक, मशीनें, इमारतें, चित्रकारी आदि। कुछ मानव निर्मित संसाधनों के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन संसाधनों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है और ये मानव निर्मित संसाधन असीमित होते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का जो संरक्षण है ये भी मानव द्वारा ही संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है आधुनिक समाज को निरंतर लाभ पहुंचाना। इन संसाधनों के अतिरिक्त संरक्षण से भावी पीढ़ियों की जो आवश्यकताओं को पूरा करने की अक्षमता भी बनी रहती है। संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 भागों में करते हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम जैविक और अजैविक 2 भागों में इसको बांटते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक संसाधन सजीव होते हैं तथा जैवमंडल में प्राप्त होते हैं। ये हमें जैवमंडल से ही प्राप्त होते हैं। मानव है, वन्य प्राणी है, वनस्पति है, पशु है, मछलियाँ, ये सभी जैव संसाधन के प्रकार हैं। दूसरा हमारा अजैव संसाधन। इन संसाधनों में निर्जीव वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे शैलें हैं, धातुएं हैं, मिट्टी है आदि इनके उदाहरण हैं। फिर दूसरा आता है हमारा वर्गीकरण समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक निश्चित समय के भीतर ही जिनकी हमें पूर्ति की जा सकती है। इन संसाधनों के मुख्य उदाहरण जल, वन, सौर और पवन ऊर्जा आदि हैं। इन संसाधनों की एक निश्चित समय के अंदर ही पूर्ति की जा सकती है। वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय जो संसाधन हैं इनका को एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, जैसे खनिज है, कोयला है, तेल आदि। ये अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। फिर आता है हमारा तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन जो लोगों को निजी स्वामित्व जिस पर होता है, वे सभी संसाधन जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। कई किसानों को अपनी भूमि होती है जो उन्हें सरकार से लगान के बदले मिली होती है, जैसे शहरी लोगों के पास प्लाट है, मकान है, अन्य और संपत्ति है, वे सभी निजी संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है हमारा सामुदायिक संसाधन। इन संसाधनों पर किसी भी समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है, जैसे चरागाह है, तालाब है, चौपाल है, शमशान घाट आदि। ये
सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय संसाधन। सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। सरकार को सड़कें बनाना, नहर का निर्माण करना, रेल मार्ग आदि का निर्माण करने के लिए किसानों की जो भूमि है उसका अधिग्रहण करनी पड़ती है और देश की सीमा के भीतर सभी खनिज, जल संसाधन, वन प्राणी आदि पर सरकार का अधिकार होता है। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले समुद्री क्षेत्र के जो संसाधन होते हैं, कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। ये थे हमारे जो स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला हमारा पॉइंट है विकास की अवस्था के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास की अवस्था के आधार पर हम संसाधनों में जो वर्गीकरण करते हैं उसमें सबसे पहले है हमारा संभावी संसाधन। वे संसाधन जिनकी खोज हो चुकी है परंतु उपयोग नहीं किया गया है। जिस प्रकार राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अत्यधिक अक्षमता है परंतु इनका विकास नहीं हुआ है, इन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। फिर आगे हमारा विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। उपयोग के लिए इनकी मात्रा भी भली भांति निर्धारित कर ली गई है, यानी कि इनका उपयोग कितनी मात्रा में किया जाएगा। इन संसाधनों का विकास उपलब्ध तकनीक तथा लागत पर निर्भर करता है, यानी कि एक नई तकनीक की जरूरत है विकसित संसाधनों का विकास के लिए। फिर हमारा भंडार, यानी कि भंडार। वे संसाधन जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा तो कर सकते हैं परंतु मनुष्य के पास इनके विकास के लिए नई तकनीक का अभाव है। उदाहरण के लिए हम देखें, जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक दो ज्वलनशील गैसें हैं, ये यौगिक हैं। उन दोनों को मिलाकर हम इसमें कुछ का भंडार कर सकते हैं, एक नई ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है परंतु हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने की कोई नई तकनीक नहीं है। अगला हमारा संचित कोश संसाधन। इसके संचित कोश संसाधन के अंदर भी किसी भी ज्ञात संसाधन का वह अंश जिसकी उपलब्ध तकनीक के उपयोग से उसका विकास किया जाए वे संचित संसाधन कहलाते हैं, परंतु भविष्य में इसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए देखें, नदी जल से बड़ी मात्रा में जल विद्युत पैदा की जा सकती है परंतु यह अभी सीमित मात्रा में ही विद्युत पैदा की जा रही है। ज़्यादातर हमारे जो विद्युत है वो कोयले से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है थर्मल प्लांट के द्वारा। वनों में भी यह स्थिति है। इस प्रकार नदियों का जल और वन हमारे संचित कोश के संसाधन हैं। ये थे बेटा संसाधन एवं विकास। आशा करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।